क्रिएट हो रहे हैं वो कर्नाटक में हो रहे हैं, वो तमिलनाडु में हो रहे हैं, दिल्ली में कुछ हो रहे हैं, महाराष्ट्र में तो हो ही रहे हैं, नॉर्थ में नहीं हो रहे हैं। एग्जैक्टली मतलब देजा वो कहानी है, मतलब फिर वही है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या? नहीं, इसमें मैं सुनील जी को ले आऊं, फिर मैं आपसे पूछूंगा प्रॉब्लम क्या है। सुनील जी, जो बात राजेश जी लेके आए कि एक तो इनकम का जो इनइक्वालिटी है वो हमें दिख रही है, फिर जो हिरनदानी जी या जन्मेजय सर कह रहे हैं, हमारे लिए सबसे फोकस्ड क्या है, क्या हम एक ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करें। देखिए, जो बात अभी राजेश जी ने कही ना कि जब डेवलपमेंट होता है तो कुछ टॉप एंड बॉटम क्रिएट होते हैं। टॉप इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि उनकी कैपेबिलिटीज ज़्यादा हैं, और ये एक बहुत ही नेचुरल बाई प्रोडक्ट है किसी भी डेवलपमेंट का कि आप एक मैं कहना नहीं चाहता हूँ शब्द को, लेकिन क्रोनिक कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ जाते हैं कि वो ज़्यादा ग्रो होता है, नीचे वाले रह जाते हैं। ये नेचुरल है, इसमें किसी ने क्रिएट नहीं किया, किसी सरकार ने नहीं किया, कि इररिस्पेक्टिव पॉलिटिकल पार्टी से। ऐसे में क्या जो इस समय हम पॉलिसी लेके चल रहे हैं वो मुफीद है या उसमें ट्वीकिंग की ज़रूरत है? हाँ, ट्वीकिंग की जरूरत है। मैं ये हेडलाइन से शुरू करता हूँ और मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप इंडिया की ग्रोथ को देखें तो पहली चीज हम देखें थे 1970s में हमने फैमिली प्लानिंग की शुरुआत की थी और वो भटक गया, राइट। तो मैंने क्या, जो फेलियर ऑफ फैमिली प्लानिंग आज हमारी सबसे बड़ी ताकत है क्योंकि वर्ल्ड की हाईएस्ट पॉपुलेशन है, पर सबसे बड़ी मुसीबत है क्योंकि इनको रोजगार, इनको एम्प्लॉयमेंट देने की मुसीबत सामने है। दस नंबर वन। मगर सेकंड चीज आप देखें, जो चीज वर्ल्ड में हुआ है, इंडिया अलग नहीं है वर्ल्ड में से। तो वर्ल्ड में जो चीज हो रही है, चाहे वो ये रशिया यूक्रेन वॉर के कारण हो या अमेरिका और चीन की झगड़े के कारण हो या फिर चाइना के सक्सेस के कारण हो, ये हुए कि पूरे वर्ल्ड की आंखें इंडिया की ओर आ गई है। इंडिया इज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। तो अब बात क्या बनती है इसमें, आप देखिए कि अगर मैं यूज करूंगा जगन्नाथ यात्रा, जगन्नाथ यात्रा से इंग्लिश में एक वर्ड आया है जगरनॉट। जगन्नाथ का अर्थ क्या है कि कोई इसे रोक नहीं सकता। वही है जगन्नाथ, जो जगन्नाथ यात्रा से वो शब्द का शुरुआत हुआ है। यानी इंडिया का ग्रोथ कोई रोक नहीं सकता क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ पॉपुलेशन हमारे पास है और हम न्यूट्रल है एज अ पॉलिटिकल एंटिटी। रशिया के साथ भी हमारी ताल्लुकात अच्छी है, अमेरिका के साथ भी अच्छी है, यूरोप के साथ भी अच्छी है। तो इस हालत में इंडिया का ग्रोथ तो नॉन क्वेश्चनेबल है, ग्रोथ तो आ जाएगी। सेकेंड चीज, इसमें गवर्नेंस का हाथ आता है। और यहाँ पे देखिए कि कौन सी इंडस्ट्री ने पिछले 3 दशकों में सबसे ज्यादा ग्रोथ दिया है, वो है आईटी सेक्टर। और क्यों? क्योंकि उधर लाइसेंस राज नहीं था। तो लाइट टच गवर्नमेंट, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का ग्रोथ का पोटेंशियल भयंकर है कंपेयर टू गवर्नमेंट लेड ग्रोथ या गवर्नमेंट पुश ग्रोथ। तो लाइट टच, तो प्राइवेट सेक्टर को एक फ्रीडम देने की जरूरत है क्योंकि आईटी सेक्टर ने बताया कि हमारे हाथ में दे दो तो प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ को जबरदस्त बढ़ा सकती है। अब ग्रोथ को बढ़ाने में इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि 3 फैक्टर्स होते हैं ऑफ प्रोडक्शन, राइट। लैंड, लेबर और कैपिटल। अब लेबर का प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास तो वर्ल्ड की हाईएस्ट पॉपुलेशन, हाईएस्ट मिडिल क्लास है। लैंड में हम 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, तो लैंड की भी दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम होती है कैपिटल की दिक्कत, और कैपिटल को हम 3 भाग में स्प्लिट कर सकते हैं। एक होता है डोमेस्टिक प्राइवेट कैपिटल, दूसरा डोमेस्टिक गवर्नमेंट ओरिएंटेड कैपिटल, और तीसरा फॉरेन प्राइवेट कैपिटल। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम फुल्ली अभी गवर्नमेंट ड्रिवन कैपिटल, गवर्नमेंट ड्रिवन इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट है। और गवर्नमेंट के लिए हम, गवर्नमेंट क्या कैसे फाइनेंस करती है, उसको बोरो करती है पब्लिक से। आज भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 7-8% रिटर्न, टी बिल्स का 7%। ये बहुत एक्सपेंसिव कैपिटल है और ये डेट कैपिटल है। तो इक्विटी कैपिटल को अनलिश करना चाहिए, प्राइवेट कैपिटल को लाना चाहिए। तो इसके लिए बहुत से गवर्नमेंट को कैपिटल मार्केट को डेवलप करना सबसे अहम चीज है क्योंकि कैपिटल बिगेस्ट कमी है, नंबर 1। नंबर 2 है फॉरेन कैपिटल। ये बहुत जरूरी क्यों है? क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे पास जो है वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स की नहीं है। और इंडिया का जो लो पर कैपिटा इनकम है, अब आज भी 2500 के नीचे ही है हमारे पर कैपिटा इनकम। इसका प्रॉब्लम ये बनता है कि हमारी पॉपुलेशन की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो हमारे पॉपुलेशन की बाइंग कैपेसिटी अब्सॉर्ब नहीं कर सकती क्योंकि सर, बहुत इसमें मुझे ऐसा लगता है कि ह्यूमन कैपिटल में हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते बिल्कुल भी अपने देश में, ये बहुत कम करते हैं। जो सुनील जी ने कहा ये तो अनक्वेश्चनेबल है कि ग्रोथ होगी। अब इसको मैं और आसान हिंदी में बताता हूँ। एक पौधा आप लगाइए,
वो पौधा ग्रो करेगा। उसको आप पानी मत दीजिए, खाद मत दीजिए, वो नेचुरली थोड़ा बहुत ग्रो करता है। लेकिन जब उसमें एक माली आता है और उसमें पानी और खाद देता है, उसकी सुरक्षा करता है, उसमें दवाइयाँ वगैरह डालता है, तो बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। हमें एक्चुअल में वो चाहिए, हमें एक्सपेडाइट करनी। ग्रोथ तो अनक्वेश्चनेबल वो तो हो ही जाएगी, लेकिन उसको एक्सपेडाइट करना है, क्योंकि उसका सबसे अच्छा उदाहरण मैंने आपको कहा कि वो एक एयरपोर्ट बन रहा है मुंबई के आसपास 15-20 सालों से। चाइना में यही 2 साल में बन जाता है। एक बुलेट ट्रेन आई थी जो बहुत हम सबका मन था कि बुलेट ट्रेन चले, वो एक शो प्रोजेक्ट है इंडिया का, लेकिन वो भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो हमें एक्सपेडाइट करना है। तो आपने कहा था कि 70-80 से 90 के बीच में क्या हुआ, मुझे वो बताइए क्या हुआ। और दूसरा आपने कहा था कि अनइवन ग्रोथ हो रही तो क्या फर्क पड़ता है, दोनों से जोड़ के। तो देखिए ना, डेंग जियाओपिंग हाँ, मेरे हिसाब में चाइना का ग्रेटेस्ट लीडर रहा है, मच अबव माओ, मच अबव द अदर्स। क्योंकि बहुत से फंड वो माओ के इनर सर्कल में था और चुपचाप बैठा हुआ था, देख रहा था जितने गलतियों माओ किए जा रहे हैं। और वो 3 साल में आफ्टर टेकिंग ओवर कितने बड़े बड़े मैसिव चेंजेस लाए, कोई कहने की बात नहीं। तो पहले तो वो देखे कि ये मेरी पूरी इकोनॉमी एग्रीकल्चरल है। चाइनीज इकोनॉमी 1978-79 में एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी। तो उनका बेसिक डिपेंडेंस ऑन वाटर उनको सॉल्व करना था, नहीं तो अनरेस्ट होता। वो कलेक्टिव फार्म्स ऑफ माओ हैड फेल्ड। तो बोला पानी देना है और फ्री अप करना है एग्रीकल्चर को। पहला चीज कि वो मार्केट फोर्सेस भी लाएंगे और पानी देंगे। दूसरा चीज उसने देखा कि बेसिक लेवल ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और एजुकेशन देना जरूरी है। बट डिफरेंशियल था। आप पीकिंग यूनिवर्सिटी को कोई और यूनिवर्सिटी से नहीं कंपेयर कर सकते थे, बहुत से डिफरेंसेस थे। मगर बेसिक लेवल बढ़ा दिया गया, बेसिक लेवल ऑफ जो मानव पूंजी कहते हैं, बेस लेवल उठा दिया गया। और उसके बाद वो बोले कि टेक द लीड इन गेटिंग रिच। ये जो इनइक्वालिटी बोलते हैं, वो बोले कि इनइक्वालिटी करो, जितना इनइक्वालिटी कर सकते हो करो। करेक्ट। हम कम्युनिस्ट हैं, मगर आई विल बी द मोस्ट अनइक्वल। ये बड़ी बुराई होती है चाइना की कि वो एक मतलब उनको जो भी मानते हैं वो लोग, लेकिन एक्चुअल में वहां पे बहुत ज्यादा क्रोनी कैपिटलिज्म क्रिएट हुआ और उसके परिणाम के स्वरूप में ये देखा। ये क्रोनी कैपिटलिज्म, ये वर्ड यूज करते हैं वर्ड जो राजन साहब ने इंडिया को दिया है, वो पूरा वर्ल्ड के लिए प्रॉब्लमेटिक है। क्यों बड़ा सिंपलिस्टिकली यूज होता है। तो देखिए वहां पर स्टेट लेड कैपिटलिज्म था टू बिल्ड आउट, माने टू ट्रांसफर टेक्नोलॉजी टू चाइना। जॉइंट वेंचर्स वगैरह वो काफी स्ट्रेटेजिक थे। और उसके बाद वो ये भी जान गए थे कि जब तक कि वर्ल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं आएंगे, तब तक कि पूरा ग्रोथ चाइना का नहीं हो पाएगा, एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो 2000 टू 2010 उन लोग ने यूएस को जानने में बताया कि आप हमको इंक्लूड कर दीजिए, तो पूरा आपका सर्विस, आपके प्राइसेस सब घट जाएंगे। तो सब मैन्युफैक्चरिंग का जो ये ग्लोबल सप्लाई चेन्स बने 2000 और 2010 के बीच में, सब कोई क्या ग्लोबल सप्लाई चेन क्या था, सब मैन्युफैक्चरिंग वाज बीइंग मूव टू चाइना। माने बेसिकली तो वही हो रहा था। और डब्ल्यूटीओ में कौन चाइना को ले गया? यूएस। सब रूल्स को बदलते हुए मैंने कि आप लोग आ जाइए। मगर वो बेस था। और उसके बाद उनका कंप्लीटली मैसिव इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, जिससे ग्रोथ हो रहा था उनका। 34-36% सेविंग्स रेट था, और वो पूरा किए जा रहे थे। और एग्रीकल्चर वाज बीइंग केप्ट डाउन, इनइक्वालिटी बढ़ते आ रहा था। जीनी कोएफिशिएंट 54 हो गया था, माने चाइना का, तो काफी प्रॉब्लमेटिक था। मगर उन लोग बोले कि कहीं हम लोग ये 10% ग्रो करते जाएंगे तो एट सम पॉइंट पर कैपिटा 10,000 तक पहुंच जाएगा, इट विल। तो फिर जो बेसिक जो एस्केप है आउट ऑफ पॉवर्टी वो हो जाएगा। उसके बाद फिर मैनेज करेंगे। उसके बाद अब शी जिनपिंग साहब कैसे मैनेज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो अलग बात है। मगर वो टेक ऑफ तो कर गए। और फिर आप ये सब लोग इंडिया में बोलते हैं ना कि सब स्टेट्स, बीमारू स्टेट्स के साथ क्या करें वगैरह। जो कलाम साहब बोलते थे वो करना चाहिए कि वो बीमारू स्टेट्स में बेसिक प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज ऑफ स्कूल, हेल्थ,
वाटर, इलेक्ट्रिसिटी करना चाहिए। उसके बाद इंडिया का फायदा ये है कि जहां नौकरी है लोग को जाने दो, क्या हम लोग को तकलीफ है? हम तो बिहारी हैं, हम बैठे हुए हैं मुंबई में आपसे चर्चा कर रहे हैं, तो क्या इसमें तकलीफ क्या है? बॉम्बे को तकलीफ नहीं है, बिहार को तकलीफ नहीं है, किसी को रियली तकलीफ नहीं है। मगर बिहार में ये नहीं होना चाहिए कि लोग इस्केप नहीं कर पाए, कहीं उनको एजुकेशन मिल जाए, हेल्थ मिल जाए, बेटरमेंट के लिए स्केप करें। हाँ ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी तो स्केप बिल्कुल। करें, इसलिए नहीं कि वहां कुछ है नहीं इसलिए स्केप करो। करेक्ट। तो मैं ख्याल में राजेश शुक्ला जी ये कह रहे थे कि ऐसा ना हो कि यूपी में या बिहार में कुछ है ही नहीं तो मुंबई आना पड़ता है। वहाँ है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल रही है और अपनी क्योंकि क्लस्टर Quality आता के ही है ना, हिसाब से क्लस्टर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर होते हैं, एजुकेशनल क्लस्टर होते हैं। क्यों है कि वेस्ट कोस्ट ऑफ यूएस में सब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी का हुआ? क्यों है कि फाइनेंशियल सर्विसेज सब यूएस में नॉर्थ ईस्ट में हुआ? माने क्लस्टरिंग होता है ना, तो क्लस्टरिंग इंडिया में भी होने दीजिए, इसमें तकलीफ, मगर बेसिक इंडियन को पीछे नहीं छूटना चाहिए। हाँ, बेसिक जो है वो लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं जरूरतें हैं जिसके आधार पर वो ग्रो करेंगे आगे, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। बाकी फिर जिसकी जो अपॉर्चुनिटी जहां मिले। हिरेंद्र जी, क्या ये बेसिक मॉडल हमने अपना रखा है या इसमें भी कमी है? जो करंट पॉलिसीज है मैं उसके संदर्भ में पूछ रहा हूं, हिरेंद्र जी। हिरेंद्र जी अनम्यूट करिए प्लीज अपने आप को। सॉरी, मेजर दो तरीके से हमें सोचना है। फर्स्ट जो है कि मैक्रो लेवल पर हम क्या अचीव कर सकते हैं, हमारा जीडीपी ग्रोथ, हमारे सेक्टरल ग्रोथ, या जो पोजीशंस हम एक एक सेक्टर में करना चाहते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं कि सर्विसेज सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, ये एक मैक्रो पर्सपेक्टिव जहां हमें तरक्की हर सेक्टर में करने की आवश्यकता है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। वहां कोई दो मत नहीं कि हमें हर सेक्टर में ये प्रगति करनी। दूसरी बात रही कि हम कैसे बॉटम ऑफ द पिरामिड लोगों को पहुंचा सके। दैट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऐसे नहीं हो जाए किसको खाना नहीं मिले, या छत नहीं रहे, या पानी नहीं आए, या गैस नहीं हो, या टॉयलेट नहीं हो। ये दोनों सेगमेंट टॉप ऑफ द लाइन एंड बॉटम लाइन करनी चाहिए। थर्ड जो है, हम विश्व से सबको इंटीग्रेट करने की आवश्यकता है। हमें देश के लिए करना है लेकिन एक्सपोर्ट भी करना है। हमारे सीईओज अमेरिकन कंपनीज में करने चाहिए, हमारे आईटी वहां के काम करने चाहिए, हमारे नर्सेज बाहर जाने चाहिए, डॉक्टर्स जाने चाहिए, सबको जाना चाहिए, वो करना चाहिए। उसके अलावा हमें मैन्युफैक्चरिंग जो यहाँ कर रहे हैं वो भी हमें विश्व में बेचने की आवश्यकता है। इसलिए ये मैक्रो लेवल पर है, ये माइक्रो लेवल पर है। हमें दोनों का ध्यान रखना है। हमारे डेमोक्रेसी है, हम दोनों का ध्यान, खाली टॉप ऑफ द लाइन ध्यान रखेंगे तो ये डेमोक्रेसी नहीं चल सकती, क्योंकि लोगों को इलेक्शन के लिए जाना है और लोगों से ये वोट लेना है। तो इसलिए हमारी जो टारगेट्स हैं दोनों तरफ से ठीक होनी चाहिए, और वो आज की तारीख में वो लोग कर रहे हैं। हाँ, जरूर बात है थोड़ा स्लो है। जैसे अभी बातचीत हुई, मुंबई जैसे शहर में रेलवे या मेट्रो का काम चल रहा है, तो हर जगह खोद काम चालू है, जाहिर है, और वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। लेकिन अभी इलेक्शन आ रहा है, मेरे अंदर से काफी काम पूरा हो जाएगा। क्रॉस हार्बर ब्रिज भी हो जाएगा, नए एयरपोर्ट भी खुल जाएंगे, कोस्टल रोड भी खुल जाएगा, और कुछ मेट्रो के सेक्टर भी इंक्रीज आ जाएंगे। तो मेरे अंदाज से ये रफ्तार से जो हम जा रहे हैं वो सही है, लेकिन इसमें गैप जरूर है। गैप क्या है? जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बात करते हैं, कुछ शहरों में है, कुछ स्टेट्स में है, कुछ स्टेट्स में नहीं है, और वहां हमें प्रगति करने की आवश्यकता है। जैसे यूपी की बात करिए, हम अभी यूपी में डेटा सेंटर को लगाने गए थे, और हमें उम्मीद नहीं था कि हमें सब परमिशन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जल्दी मिलेगी कि नहीं, लेकिन 30 दिन के अंदर लैंड अलॉटमेंट, क्लियरेंस ऑफ प्लान अप्रूवल, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, सब कुछ मिल गया, और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी मिल गई। तो कुछ परिवर्तन तो ये बीमार स्टेट्स में भी आ रही है, यूपी में तो काफी हम परिवर्तन देख रहे हैं। तो मेरे अंदाज से काफी जो बातें चल रही है वो सही है। जो गैप्स हैं वो दुख की बात है, क्योंकि उस एरिया में प्रगति नहीं होती।
जहां जैसे अभी बातचीत हुई, हम एजुकेशन भी नहीं पहुंचा सकते, वो बहुत दुख भरी बात होती है। कहाँ खाना नहीं पहुंचता है, या एकदम जो गरीबी है वहां नौकरी नहीं मिल रही। तो इसलिए हमें ये जो लोएस्ट लेवल की बात है करने। दूसरी बात देखिए, मैं हमारा रियल एस्टेट की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मेरे होल करियर में जो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट है उसकी तरक्की माना ग्रोथ कम रहा और मिडिल और हायर लेवल में बढ़ी। मुझे तो मेरे सेक्टर के लिए या मेरे कंपनी के लिए तो ठीक है, क्योंकि हम मिड और हायर सेक्टर में ही ज्यादा काम करते हैं, लेकिन अफोर्डेबल सेगमेंट में बढ़ोतरी क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, आरबीआई ने जो ब्याज बढ़ाया है, वो जो अफोर्डेबल सेक्टर है वो लोग घर नहीं खरीद सकते, इसलिए ये प्रॉब्लम रहा। हमने आरबीआई को भी बताई है कि ये आपको करेक्शन जल्दी करना चाहिए, नहीं तो अफोर्डेबल हाउसिंग की जो ग्रोथ है और जो रियल जरूरत है वो उसकी प्रगति नहीं होगी। सो जी यस, जी, नहीं सर, मुझे